नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी और गृह मंत्री इसमें शामिल हुए। राष्ट्रपति ने सम्मेलन के दौरान 2019 के बाद नियुक्त हुए सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को बधाई दी और फिर पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, लालजी टंडन और मृदुला सिन्हा के निधन पर शोक जताया। कोरोना महामारी पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को श्रेय देना चाहिए, जो कि कोरोना से लड़ने में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि राज्यपालों, उपराज्यपालों का यह सम्मेलन एक परंपरा है जो 1949 से चली आ रही है। पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी ने की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में देश भर के दिव्यांग पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उन्हें 32 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि से सम्मानित भी किया। सम्मान समारोह के दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, इसलिए उसका सम्मान गर्व की बात है। इस मौके पर उन्होंने मेरठ को स्पोर्ट्स हब बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है वो अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन है। सीएम ने कहा कि मेरठ की जब बात आती है तो स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है, लेकिन उसे वो पहचान नहीं मिली थी। जब हमारी सरकार ने ओडीओपी का आरंभ किया तो मेरठ के खेल उपकरणों को एक नई पहचान मिली। सीएम योगी ने आगे कहा कि आज मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बन रही है, जो प्रदेश के साथ देश भर के खिलाड़ियों के लिए नई दिशा तय करेगी। पूर्व में प्रदेश और देश में पदक जीतने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही सम्मान दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने प्रदेश समेत देश के पैरा खिलाड़ियों को भी सम्मान देने का फैसला किया है। अपनी दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए इन खिलाड़ियों ने जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रदर्शन किया है, उससे जाहिर होता है कि खिलाड़ी देश के लिए खेलता है और आज ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान गौरव का विषय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में सीएम योगी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश के 17 पदक विजेताओं को 19 पुरस्कारों से सम्मानित किया। गोल्ड मेडल विजेता को 2 करोड़, सिल्वर विजेता को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले विजेताओं को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरठ में मैं कई बार आया था, लेकिन पहले जो डर का एक माहौल था मेरठ और आसपास के क्षेत्र में, शाम को बहन बेटियों को घर से निकलने में डर लगता था, व्यापारी को डर लगता था। आज यूपी भय मुक्त है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि वे कहते थे कि आज खेलों के नाम पर संसद प्रतिस्पर्धा क्यों हो रही है। अखिलेश यादव खेलों को रोकने वाले थे, हम खेलों को बढ़ावा देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का कासगंज एक बार फिर पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है। वजह है पुलिस कस्टडी में एक युवक की संदिग्ध तरीके से हुई मौत। आरोप है कि कासगंज कोतवाली में एक युवक को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसकी मौत की खबर सामने आई। हालांकि पुलिस की थ्योरी इससे बिल्कुल ही अलग बताई गई है। पुलिस का कहना है कि जैकेट की डोरी को नल में फंसाकर युवक ने खुदकुशी की। लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये गलत अफवाह उड़ाई गई है कि साइन वो लिख के लेटर दिया गया है कि क्या कहते हैं उनकी वो हुआ है। ये ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, तो हम लिख कर क्या दे देंगे। साइन करवाया गया था, साइन कर दिया, हमें क्या पता इनमें क्या लिख के दिया है। अब वो लिख के तुम बता रहे हो, लिखे हुए बता रहे हो ना बयान में, तो इनने जो कहलवाया उन्हें कह दिया, उन्हें सोचा पुलिस वाले अच्छा कर रहे हैं, हमें क्या पता पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, पीछे क्या लिख के दे रहे हैं। जो इसका बच्चा जाए वो कह देगा मैं सुष्ट हूँ, मेरे बच्चे को न्याय मिल गया। अन्याय को न्याय कौन कह देगा। मैं तो नहीं कह सकती मेरा बेटा क्या है। मेरा बेटा मारा गया है, मेरा भतीजा मारा गया, मरा नहीं है, मारा गया। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा दे दो, उतना बड़ा लाकर मैंने पाला, सींचा, सब कुछ किया। उस बेटे का मेरे को चला गया मेरे हाथ से, क्या कर। जो कह रहा है वो अपने बेटे की फांसी लगा के देगा, क्या कहते 3 फुट की टोटी से, कि उसका बेटा मर जाएगा या नहीं मर जाएगा, वो खुद लगा के देखे। मेरी लगा के देखे, मैं लगा के दिखाऊंगी उसको। लगा कैसे लगेगी फांसी, तू लगा और मैं लगवाती हूँ अपनी।
मैं मरूंगी ना, मैं उठाती हूँ ऑब्जेक्शन कि मैं मरना चाहती हूँ। मेरे भतीजे की फांसी लगाई, तो फांसी लगा के दिखा मेरी, तब मैं जानूंगी कि फांसी कैसे लगती है। कोतवाली कासगंज में एक 363 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियाँ है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहाँ पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहाँ पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से कल 8 बजे पुलिस वाले में लड़की के ये कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमारे तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। आज 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई। नदरी गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना। और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। मैंने जब गुस्से में बोल दिया था मीडिया वालों को, मुझे मालूम हुआ, मैंने डॉक्टरों से मालूमात करी तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे ने फांसी लगा ली है। जो मैंने उसको देखने के बावजूद भी फिर उन्होंने मेरे साथ में पुलिस वालों ने लाए, इलाज भी कराया, वो आखिरकार नहीं बचा। उन्होंने मेरे साथ में अच्छा भी बर्ताव किया। और आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट। मेरा नाम चांदमिया है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, कागज में क्या लिखा है क्या नहीं। मुझसे साइन करने के लिए सीओ साहब ने कहा, मैंने साइन कर दिया। बच्चा मैंने सही सलामत जो पुलिस वालों को दिया था। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं इंसाफ चाहता हूँ कि इंसाफ हो। और जो मुझे पंडित के जो लड़के ने जो चौकी से मुझे धमकी दी गई थी कि सच सच बता दे और नहीं तेरे बच्चे का मैं सर काट दूंगा मैं, तो उन्होंने वो जो कहा उन्होंने और करके दिखा दिया। मैं चाहता हूँ मेरे लिए इंसाफ मिले पुलिस शासन के मौजूदगी में, और ये मेरे बच्चे का सारा काम लगता है, सारी जिंदगी बर्बाद, मेरी तो जिंदगी बर्बाद। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को कासगंज में अल्ताफ अहमद की पुलिस हिरासत में मौत के मामले ने पूरी तरह से सियासी रंग अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस से लेकर सपा बसपा तक सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि कासगंज में अल्ताफ, आगरा में अरुण वाल्मीकि, सुल्तानपुर में राजेश कोरी की पुलिस कस्टडी में मौत जैसी घटनाओं से साफ है कि रक्षक भक्षक बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हिरासत में मौत के मामले में देश में सबसे ऊपर है। बीजेपी राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं मायावती ने भी ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कासगंज में पुलिस कस्टडी में एक और युवक की मौत अति दुखद और शर्मनाक है। सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दे और पीड़ित परिवार की मदद भी करे। यूपी सरकार आए दिन कस्टडी में मौत रोकने और पुलिस को जनता की रक्षक बनाने में विफल साबित हो रही है। यह अति चिंता की बात है। कासगंज में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब ओवैसी जल्द ही कासगंज जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने यह जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि जहां मुसलमानों की हत्याएं होती हैं वहां कभी भी प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव नहीं जाते। मुसलमानों के साथ
दोहरा मापदंड अपनाते हैं। सपा और कांग्रेस के नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। इससे पहले ओवैसी ने कहा कि अल्ताफ की हत्या की गई। कैसे कोई 4-5 फीट लंबी टंकी से एक हुडी बांधकर लटक सकता है? पुलिस वालों को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्ताफ की मौत पुलिस कस्टडी में हुई। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर कफील 4 साल से निलंबित थे। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के बाद से डॉक्टर कफील निलंबित थे। वहीं इस मामले में अब कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर कफील खान की बर्खास्तगी दुर्भावना से प्रेरित है, नफरती एजेंडा से प्रेरित। सरकार उनको प्रताड़ित करने के लिए सब कर रही है, लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वो संविधान से ऊपर नहीं है। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर कफील की न्याय की लड़ाई में उनके साथ है और हमेशा रहेगी। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साल 2020 में डॉक्टर कफील खान से मुलाकात की थी। उस दौरान डॉक्टर कफील खान को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत काफी गर्म रही। रासुका के तहत कफील खान जेल में थे और जमानत पर बाहर आए थे। उस दौरान भी प्रियंका ने डॉक्टर कफील का समर्थन किया था। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला मामले में जो जांच थी वो अब अपने अंडर ले ली है। ईडी ने इस मामले में कई जगह छापेमारी की है। वक्फ बोर्ड नवाब मलिक के अंडर आता है। बताया जा रहा है कि ईडी ने ये छापेमारी 7 जगह पर की। इस मामले में पुणे पुलिस ने अगस्त में 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इन अधिकारियों पर पद पर रहते हुए 7 करोड़ 76 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा था। अब इस मामले की जांच ईडी ने अपने पास ले ली है। बता दें कि ईडी ने पुणे वक्फ बोर्ड के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे वक्त की है जब नवाब मलिक क्रूज ड्रग्स केस को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई बीजेपी नेताओं पर हमलावर हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा। अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भारत की आजादी पर दिए गए बयान के बाद विवादों में हैं। कंगना ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है। कंगना ने कहा कि असली आजादी तो 2014 में मिली है। इस बयान के बाद कंगना निशाने पर हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मांग की है कि कंगना से पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए। जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति भवन को टैग करते हुए ट्वीट किया कि बिना देरी किए कंगना रनौत से पद्मश्री सम्मान वापस लेना चाहिए। उन्होंने लिखा कि नहीं तो दुनिया ये समझेगी कि गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सरदार पटेल, कलाम, मुखर्जी, वीर सावरकर ने भीख मांगी तो आजादी मिली। उन्होंने ये भी मांग की कि कंगना इस बयान के लिए माफी मांगे। जीतन राम मांझी ने चैनलों से भी कंगना को बैन करने की अपील की है। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में दोषी करार दिया। गायत्री के साथ 2 अन्य आरोपी आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी भी दोषी पाए गए हैं, जबकि 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। गायत्री समेत 3 आरोपियों को 12 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। चित्रकूट की महिला ने साल 2016 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके सहयोगियों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी। पीड़िता का कहना था कि खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति ने उन्हें खनन के पट्टे दिलाने का झांसा देकर गौतमपल्ली स्थित आवास बुलाकर कई बार रेप किया। साल 2014 से जुलाई 2016 तक उसका शोषण किया जाता रहा। यही नहीं, गायत्री और उनके सहयोगियों ने पीड़िता की नाबालिग बेटी का भी यौन शोषण किया। गायत्री प्रसाद प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार में रसूखदार और प्रभावशाली राजनेता थे, इसलिए पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता की तरफ से गौतमपल्ली थाने में फरवरी 2017 को गायत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सिटी मोंटेसरी स्कूल के तत्वाधान में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 19 से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष, न्याय मंत्री और विश्व प्रसिद्ध शांति संगठनों प्रमुख समेत 49 देशों के मुख्य न्यायाधीश और कानूनविद इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से सीएमएस ने न सिर्फ बच्चों के अधिकारों की आवाज उठाई है, बल्कि किशोर और युवा पीढ़ी की समस्याओं के समाधान के प्रति भी जागरूक किया। मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के संयोजक और सीएमएस संस्थापक से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। शिक्षा को नई दिशा देने वाले
CMS के संस्थापक और फाउंडर मिस्टर जगदीश गांधी जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जो इनका 22वां सेमिनार होने वाला है, जो वर्ल्ड पूरे अंतर्राष्ट्रीय जजेस का सम्मेलन कराते हैं, सेमिनार कराते हैं इंडिया में। आइए इनसे जानते हैं उसका क्या उद्देश्य है। देखिए, इसका उद्देश्य है दुनिया को एक करना। जो हमारे संविधान में वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर ये संविधान निर्माताओं ने एक अनुच्छेद बनाया कि भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो, केवल एक देश सुरक्षित न हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। और तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में एक कानून हो और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि विभिन्न राष्ट्रों में यदि आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा युद्धों से नहीं, आर्मामेंट से नहीं, आर्मी से नहीं, बल्कि आर्बिट्रेशन से हो, यानी मध्यस्थता से। प्रश्न है कि मध्यस्थता कौन करे। यूनाइटेड नेशन 5 पावर ब्लॉक्स में बटा हुआ है, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड। तो ये 5 पावर ब्लॉक्स में होने के कारण इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाता। यहाँ तक कि इंडिया पाकिस्तान की 3 लड़ाइयाँ हो गई, वो सेटलमेंट नहीं करा पाए। इजराइल और पैलेस्टाइन की अनेक लड़ाइयाँ हो गई, कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया। आप देखें तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की तमाम युद्ध हो गए, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ। आप देखें तो इराक, ईरान के युद्ध हो गए, कोई सेटलमेंट नहीं हो पाया। तो यूनाइटेड नेशन इतना सशक्त नहीं है कि वो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कर सके। इसके लिए वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी होगी, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी होगी, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाना होगा, और उसी दिशा में हमारा ये प्रयत्न है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और जनसंपर्क में जुटे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री मलिक कमाल यूसुफ और उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने भतीजे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को स्पष्ट शब्दों में अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को जो भी निर्णय लेना है वो जल्द लें, चाहे वो गठबंधन से संबंधित हो, फैसले लेने हो या फिर पार्टी के विलय को लेकर। उन्होंने कहा कि हम जिस पार्टी के साथ जाएंगे यूपी में उसी की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब शिवपाल यादव ने ये संदेश देने की कोशिश की है। शिवपाल यादव ने पहले भी अखिलेश को संदेश दिया है कि वो जिस पार्टी के साथ इस चुनाव में जाएंगे उसी पार्टी की सरकार बनेगी, और अगर वो चाहते हैं कि सपा की सरकार बने तो वो गठबंधन के लिए हर तरीके से तैयार हैं, और अगर अखिलेश चाहते हैं तो वो बीजेपी को हराने के लिए सपा में विलय होने तक के लिए भी तैयार हैं। यूपी सचिवालय के बापू भवन में संविदा पर काम करने वाली एक महिला से छेड़छाड़ का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी अनुसचिव को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने बताया कि महिला ने हुसैनगंज पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में यूपी सचिवालय के बापू भवन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में तैनात अनुसचिव इच्छाराम यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अनुसचिव यादव ने बीते दिनों संविदाकर्मी महिला से लगातार छेड़छाड़ और अभद्रता की। इससे परेशान होकर महिला ने यादव की अश्लील हरकतों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। इसके बाद महिला ने साक्ष्य के तौर पर तमाम वीडियो के साथ लखनऊ के हुसैनगंज थाने में तहरीर दी, जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की आगे जांच में जुट गई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।